ओम महागणेशाय नमः। ओम गंग गणपतये नमः। गणपति हो आज एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे। मित्रों, आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं हाजिर हूँ देखिए आज एक विशेष चर्चा करने के लिए। विशेष चर्चा जो आजकल बहुत तेज़ी से चल रही है। अब आगे क्या, देखिए पॉलिटिकल क्षेत्र में अभी आप देखिए सरकार की घोषणा, यानी मोदी की घोषणा कहिए आप, अपने जन्मदिन से अगले दिन 17 सितंबर को जन्मदिन है, उसके अगले दिन ही 18 सितंबर से 22 सितंबर तक 5 दिन का एक लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया नई लोकसभा में। और देखिए 18 सितंबर को ही, 18 सितंबर और 19 सितंबर दोनों ही, 18 से लेकर 19 तक गणेश चतुर्थी का पर्व भी है। गणेश चतुर्थी से स्टार्ट, यानी गणेश जी के हर काम है। मैं भी कहता हूँ, मेरा चैनल भी गणेश वाच के नाम से ही है। गणेश जी के हर काम होता है। तो नई लोकसभा में चर्चाएं जो भी होंगी वो गणेश चतुर्थी के पावन दिन से होंगी। भगवान गणेश की पहले पूजा की जाएगी। विघ्नहर्ता, संकट हरता, मंगल करता भगवान गणेश की पूजा से, विधि विधान से नया सत्र प्रारंभ होगा। ये मेरा अपना अनुमान है। हालांकि देखिए विरोधी पार्टियां, उनको विरोधी पार्टी कहूँ क्योंकि वो सरकार का विरोध करते हैं, उनका काम विरोध करना है। तो विरोधी पार्टी अपना विरोध अगर विरोध नहीं करेंगी तो फिर वो विरोधी पार्टी कहाँ रहेंगी। इसलिए जो उनका जो अपना काम है वो बखूबी निभा रही हैं। तो विरोधी पार्टियां देखिए अपने चर्चा कर रही हैं। आज उनका बड़ा सम्मेलन है अपना, कि कौन उनका कन्वीनर हो, कौन उनका प्रधानमंत्री का दावेदार हो, कौन उनका क्या उसका झंडा हो, क्या उनका लोगो हो। ये सब उसी चर्चा के दौरान हमारे प्रधानमंत्री, जो कि बहुत ही विद्वान राजनीतिक क्षेत्र में अनुभवी हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा शख्स आपको मिलेगा नहीं। उन्होंने एक खेला कर दिया। खेला क्या कर दिया, देखिए विरोधी पार्टी में, विरोधी खेमे में हलचल मचा दी। अब सारे विरोधी ये सोचने पर लगे कि ये विशेष सत्र क्यों बुलाया गया, मोदी क्या चर्चा करने वाले हैं, इसमें क्या होगा। तो वो सब अपना एकता भूल गए, अपना लोगो भूल गए, अपना झंडा भूल गए, अपना नेता भूल गए, प्रधानमंत्री का दावेदार भूल गए। अब सब में चर्चा होने लगी, भाई ये 18 से 22 सितंबर में मोदी क्या तमाशा करने वाले हैं। भाई मोदी ने तो अपना नई लोकसभा में शुरू होना चाहिए प्रोग्राम जो ने बनाया है, तो उसको अच्छा दिन देखा कि गणेश चतुर्थी के हिसाब से हम पूजा करके एक छोटा सा सत्र बुला लेते हैं और छोटे से सत्र में कुछ चर्चाएं करके आगे फिर बाद में सत्र आते रहेंगे। लेकिन देखिए अभी दिसंबर में जो जाड़ों में सत्र आता है वो शायद प्रीपोन कर दिया थोड़े दिन के लिए आगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये सत्र क्यों बुलाया गया है, क्या विशेष होने वाला है। तो मैं देखिए अपने अनुमान से प्लस कुछ फ्यूचर के हिसाब से भी मैं भी देख रहा हूँ कि कुछ बातें हैं जिन पर शायद चर्चा होने वाली हो। और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्या है, तो मैं देखिए आपके सामने वो 3-4 बात रख देता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी उसकी बात अलग करूँगा। देखिए एक तो ये हो सकता है जो अभी इम्पोर्टेंट बिल है कि जो पूजा स्थल्स हैं उनके लिए जो एक कानून बना था उसके खिलाफ, मतलब उसमें आप जो है चेंजेस नहीं कर सकते कोई। इस कानून को शायद वो हटाना चाहें, क्यों इससे जो है ये जो काशी है और मथुरा है इन सब का चक्कर पड़ रहा है। तो जो कांग्रेस के टाइम में एक बिल पास हो गया था जो कि जैसे कि पूजा स्थल जिस हालत में है इस समय है वही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होना होगा।
तो हो सकता है उस पर कुछ चर्चा हो या उस बिल के खिलाफ कुछ बिल लाएं। एक संभावना है ये। दूसरी संभावना जो मुझे लगती है इम्पोर्टेंट भी है, वो देखिए जो ईडी के जो आपके वर्तमान डायरेक्टर हैं, जिनका सत्र समाप्त हो रहा है जल्दी, उनको CIO चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना के CBI ईडी के ऊपर लाने के लिए भी पार्लियामेंट में एक कानून बनना चाहिए, संविधान में आना चाहिए, क्योंकि ऐसा है नहीं प्रोविज़न। हो सकता है उनका टर्म ख़त्म होने वाला है 15 सितंबर तक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो उनको भी नया पद देने के लिए, नया पद सृजन करने के लिए, वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है वो, लेकिन सरकार चाहती है कि शायद पार्लियामेंट में पास करा के, जो इम्पोर्टेंट पद है वो भी आ सकता है। तो ये दो बातें इम्पोर्टेंट लगी मुझे, ये हो सकती हैं। और भी देखिए इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है, एक जो बात है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? एक देश एक कानून, सारे देशवासी धर्म कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष, भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष है। नहीं, धर्मनिरपेक्ष तो नहीं है, पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं भाई। एक मुल्क का, एक देश का एक धर्म, यानी धर्म का मतलब क्या है? अपना ड्यूटी, वो ड्यूटी बन जाए वही धर्म होता है मेरा। ये ऐसे रहना है, संविधान को मानना है, ये सब काम ऐसे होना है, वो धर्म हो गया। और उसके बाद पंथ है कि मैं कैसे पूजा करूँगा, मैं क्या करूँगा, वो मेरी अपनी पद्धति है। तो पूरा मुल्क एक धर्म का हो, लेकिन अपने अपने पंथ उसमें रहें, कोई झगड़ा ना हो अपनी पूजा पद्धति में, रहने की पद्धति में। मैं क्या खाऊं, कैसे खाऊं, मेरा स्वतंत्र हूँ, कैसे पूजा करूं, किसकी करूं न करूं, ये मैं स्वतंत्र हूँ। वो सब पंथ हो गया, तो पंथ प्रधान। लेकिन मुल्क के नागरिकों का यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, एक साथ शादियाँ, एक साथ मृत्यु, एक साथ जीवन, इसमें क्या बुराई है? तो ये भी चर्चा हो सकती है, जिसकी बहुत ज़रूरी है। और देखिए इम्पोर्टेंट बात, इसी में एक जनसंख्या कानून की बात भी हो सकती है चर्चा, कि जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है, और जनसंख्या इतनी बढ़ने के कारण देश में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, आर्थिक स्थिति रूप से। अब सरकार कहाँ तक क्या करे? महंगाई इतनी बढ़ रही है, महंगाई पूरे विश्व में बढ़ रही है, हर जगह महंगाई आ रही है। देखिए मैं पिछले 17 साल से इथोपिया में था। मैं जब गया था तो वहाँ पर देखिए एक वहाँ का सिक्का है, 1 बिर और 50 सेंट का दूध की पैकेट आता था, और मैंने जब वहाँ से छोड़ा है तो 25 बिर का पैकेट आता था। इतना टाइम आप अंदाज़ा लगा लीजिए। मैं जब गया था तब 300-400 रुपये का गैस का सिलेंडर आता था, और मैंने लास्ट का सिलेंडर 3000 रुपये का लिया था। तो देखिए महंगाई तो स्वाभाविक है, आबादी बढ़ती है, पैदावार कम होती है, खाने पीने की चीज़ें तो वैसे ही महंगी होती हैं, और जो चीज़ आप पैदा नहीं करते हैं, और जो पैदा भी करते हैं उससे पैसा कमाने के लिए उसको बाहर भेज देते हैं, तभी तो पैसा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज। तो फिर महंगाई तो बढ़ती है, पूरी दुनिया में बढ़ती है, उसके लिए कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। हाँ, थोड़ा सा ये है कि नियमों का स्ट्रिक्ट रूप से पालन करें, जिससे कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो होर्डर्स हैं, जो सामान छिपा कर रखते हैं, महंगाई करने, आर्टिफिशियल जो महंगाई करते हैं, उन पर ज़रा कंट्रोल लगाना सरकार की ड्यूटी बन जाती है। जो बहुत से डिपार्टमेंट हैं, सप्लाई ऑफिसर, DSO ऑफिसर, ये सब पता नहीं क्या करते हैं बैठे बैठे। इनका काम यह है कि इस पर कंट्रोल करें, रेट कंट्रोल करें, छापे मारें जहाँ जहाँ लोगों ने होर्डिंग की हुई है। और होर्डिंग तो करते हैं लोग, बिजनेसमैन तो भाई अपना फ़ायदा देखने के लिए करते हैं। तो ये सब तो है। तो हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या के ऊपर भी कुछ चर्चा हो सकती है। पर ये देखिए 2-3-4 बातें ज़्यादा मुझे कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लग रही है जिसके लिए विशेष सत्र बुलाया जाए। देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात जो मोदी के दिमाग में आ सकती है, जो बहुत पॉसिबल है, प्रोबेबल है, मैं जो समझता हूँ शायद वही सही हो, वो है देखिए 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये 1967 के बाद से ख़त्म हो गया। तब तक एक इलेक्शन पूरा देश में होता था, उसके बाद से अलग अलग सरकारें गिरा दी गई प्रदेशों की, तो सब इलेक्शन अलग अलग हुए। कोई सरकार कहीं ख़त्म टर्म पूरा होता है, कहीं सरकार प्रदेश में कहीं कभी पूरा होता है।
उसमें देखिए पूरा टाइम साल में कम से कम ऑन द एवरेज 2 जगह तो इलेक्शन हो ही जाते हैं 5 सालों में, 2-3 जगह। उसमें सारा सरकार का तंत्र बिजी रहता है, इलेक्शन ऑफिस और सारे कर्मचारी, पुलिस, ये सब व्यवस्था करने के लिए उसमें बड़ा मुश्किल आती है। और देखिए कोई विकास का काम नहीं हो पाता, क्यों? सरकारी घोषणाएं रुक जाती हैं, अक्सर सेंट्रल गवर्नमेंट की घोषणा रुक जाती हैं, क्योंकि कानून लागू हो जाता है कि अब आप घोषणा नहीं कर सकते, इलेक्शन शुरू हो गया तो मेरा विचार ये है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है। उसके लिए देखिए या तो सेंट्रल का इलेक्शन प्रीपोन करना पड़े, जहाँ अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने को उनके साथ ही हो। और गर्मियों का टाइम देखिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है, जो फरवरी में इलेक्शन जो होते हैं मार्च में। तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ शायद नवंबर-दिसंबर में इलेक्शन हो जाए पूरे कंट्री का। अच्छा देखिए उससे फ़ायदा क्या? उससे फ़ायदा तो सरकार का तो है ही है, धन का अपव्यय जो होता है बहुत ज़्यादा संकट नहीं होगा, क्योंकि सारी तंत्र मशीनरी जो है एक साथ पूरे कंट्री में लग जाएगी और कुछ टाइम में इलेक्शन हो जाएगा। खर्चा बहुत बहुत ज़्यादा बचेगा। और देखिए अभी जो है मोदी के दिमाग में जो आ रहा है, मैं समझता हूँ वो क्या है, विपक्ष जो है बिजी है अपनी एकता बनाने के लिए कि वो सेंट्रल करिए कि मोदी का खिलाफ किसको उतारा जाए, मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री कौन बने। अभी अगर आप स्टेट इलेक्शंस भी करा दें, सारे मुल्क में इलेक्शन करा दें, तो विपक्ष जो अभी यूनिटी हो रही है वो बढ़ जाएगा। कि ये सारे लोग अभी जो एक हो रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के इलेक्शन के लिए, जब प्रदेश में आएंगे तो सब बढ़ जाएंगे। कौन समाजवादी पार्टी क्या कांग्रेस को सपोर्ट करेगी? जो एक सत्र जो आप जो पार्टियाँ हैं, रीजनल पार्टियाँ हैं, जिनका अपने अपने प्रांतों में राज है, क्या वो इन अपोजिशन के 26 पार्टियों को सीट बंटवारा करेगी? क्या आप पार्टी नहीं लड़ेगी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इन सब में? क्या वो कांग्रेस का विरोध नहीं करेगी? क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस का विरोध नहीं करेगी? क्यों? उनको अपना भविष्य नहीं बनाना? क्योंकि ये सब पार्टियां देखिए रीजनल पार्टियां हैं, प्रांत में अपने में, तो अपने प्रांत में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए उनको अपना अपना प्रचार करना पड़ेगा। और जब अपना अपना प्रचार करेंगे तो फिर एकता खत्म हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं को 2 भाषण दें वो कि अभी तो साहब मैं मोदी के खिलाफ बोल रहा हूँ कि हमको एक प्रधानमंत्री चाहिए, तो हम सब मिलकर एक फला आदमी को वोट दें, फला पार्टी को। तो आप कहते हैं अब मैं देखिए विरोध कर रहा हूँ कि मैं कांग्रेस का विरोध करता हूँ कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और इसलिए आप मुझे वोट दीजिए प्रदेश में। तो क्या केजरीवाल, क्या अखिलेश यादव, क्या ममता बनर्जी ये कांग्रेस का, कम्युनिस्टों का अपने प्रदेश में सपोर्ट करेंगे? अपने खिलाफ नहीं करेंगे। तो ये जो अपोजिशन की एकता हो रही है, जो आर्टिफिशियल लग रही है, वो एकदम टूट जाएगी, बिखर जाएगी, और सब अपने अपने के अपना अपना वर्चस्व सिद्ध करने के लिए, अपने अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे को काटने पर लग जाएंगे। क्योंकि प्रदेश में तो बुराई करेंगे तभी तो वोट जनता देगी, और कम जातिवाद बहुत फैलेगा। तो वो सब सपोर्ट, जो सपा को सपोर्ट करते हैं वो कांग्रेस को नहीं करेंगे, जो बसपा को करते हैं वो कांग्रेस को नहीं करेंगे। तो फिर कैसा होगा? वोटर का दिमाग कैसे काम करेगा? भाई मैं क्या करूं यार, किस पार्टी को सपोर्ट करूं? तो बड़ा मुश्किल आ जाएगी। कहाँ अपोजिशन एक काम है। ये भी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जो पॉलिटिकल क्षेत्र में काफ़ी अनुभवी लगते हैं, सोच में काफ़ी अनुभवी लगते हैं। किसी को नहीं पता क्या होने वाला, लेकिन ये हो सकता है। और देखिए एक बात ये भी हो सकती है, जैसा कि सर्वे बता रहा है कि अभी जो है जनता काफ़ी खुश लगती है, कुछ नाराज़ भी है। अपोजिशन जो है वो नाराज़ तो हमेशा होता है। देखिए आप देखिए टोटल कंट्री में लगाएं अगर आप, तो 35-36% वोट से आदमी पार्टी सरकार बना लेता है। बाकी सारे 65% वोट बटे होते हैं, थोड़े थोड़े 10%, 15% किसी किसी को। तो उनमें जो 35% के आसपास जो होता है वो बना लेगा सरकार। तो वैसे तो अपोजिशन बटा हुआ रहेगा तो कभी जीत नहीं पाएगा।
इसलिए अपोजिशन तो एक हो रहा है। लेकिन क्या अपोजिशन वाकई में एक हो पाएगा जब प्रदेश के इलेक्शन भी आ जाएंगे एकदम सामने, जो कि मोदी की एक भयंकर नीति है अपोजिशन के खिलाफ कि अपोजिशन को अलग करना है, तोड़ना है, तो प्रदेश के इलेक्शन और देश का इलेक्शन सब एक साथ करा दीजिए। तो मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूँ और मेरी गणना भी कह रही है कि भाई आएगा तो मोदी ही। ये सच कैसे हो, मैंने जो अपना ज्योतिष के हिसाब से, गणना के हिसाब से, ये जो मैंने अभी पहले एक वीडियो बनाया था उसमें कहा था, 2-3 वीडियो बनाए कि आएंगे तो मोदी ही, प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे। तो ये सब कैसे होगा? ये सब ऐसे ही हो सकता है जब इलेक्शंस एक साथ हो जाएं और अपोजिशन में टुकड़े टुकड़े हो जाए, यानी प्रदेश का और सेंट्रल का इलेक्शन साथ साथ होगा तो कोई पार्टी एक नहीं हो पाएगी, किसी एक के लिए नहीं बोल पाएगी, एक दूसरे को बुराई करेंगे, काट करेंगे। एक आध पार्टी समझौता कर ले वो अलग है, लोकल, उसमें ज़्यादातर अलग अलग लड़ेंगे अपने अपने वर्चस्व के लिए। उस समय फिर एक बड़ी पार्टी जो है इंडिपेंडेंट, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस इंडिपेंडेंट लड़े अगर तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, मिल के लड़ेगी नुकसान पाएगी। बीजेपी इंडिपेंडेंट लड़े फ़ायदा हो सकता है, मिल के लड़ेगी। भाई आप दूसरे की बुराई कैसे कर सकते हैं? जनता कहेगी आप में उनमें फ़र्क क्या है, आप दोनों मिल के लड़ रहे हैं तो हम उसको वोट क्यों नहीं दें? तो इंडिपेंडेंट कांग्रेस, अकेली कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, बाकी तो कोई पार्टी नेशनल पार्टी है ही नहीं, सब प्रांतीय पार्टियां हैं। कोई बंगाल की, कोई उत्तर प्रदेश की, कोई दक्षिण की, साउथ की, कोई तमिलनाडु की, ऐसे ऐसे पार्टियां बनी हुई हैं। और हर एक देखिए इसमें एस्पिरेंट है प्रधानमंत्री का, अंदर अंदर हर एक के दिल में है। केजरीवाल कभी नहीं चाहेंगे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूँ, और राहुल गांधी के लिए तो मैडम सोनिया गांधी ने पूरी ताकत लगा दिया कि मेरा बेटा कब बनेगा प्रधानमंत्री, तो वो कब चाहेंगे। और उसके अलावा नीतीश बाबू कैसे छोड़ देंगे अपना दावा? फिर उस चक्कर में जब तय नहीं होगा तो हेगड़े को कह देंगे, बना देंगे कि भाई इनको, या फिर प्रियंका गांधी को। कहीं ना कहीं मतलब आपस में समझौता नहीं हो पाएगा, हर आदमी दावेदार हो रहा है। और लालू प्रसाद यादव तो कैसे नहीं सोच सकते कि मेरे होते हुए मैं तो किंग मेकर रहा हूँ हमेशा से, कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन जाए। इसलिए मैं जो समझता हूँ ये सब खेला अगले 2024 के इलेक्शंस को 2023 में ही कराने का है। 2023 में इलेक्शन हुए तो मैंने एक वीडियो बनाया है, बीजेपी या मोदी सरकार ज़्यादा मतों से आएगी। मैं तो अब कह रहा हूँ ये, जैसा कि मैंने कहा था 418 ±5, इसके आसपास ही थे कि 2-4 की तो कमी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 400 के पार तो अब दावे से आएगी अगर इलेक्शन 2023 में ही हो जाते हैं। और जैसा कि लग रहा है कि प्रदेश और सेंटर एक साथ आ सकते हैं, तो ये देखिए कानून जो कुछ डिस्कस होने वाले होंगे अभी इस नए सत्र में। हालांकि गणपति की पूजा है उन दिनों, गणपति की पूजा करके ही 1-2 बातें ही डिस्कस हो सकती हैं 5 दिन के अंदर। क्यों 1 महीने तक अपोजिशन ने तो कुछ काम ही नहीं करने दिया, 2 ही बिल पास हुए ढंग के। अब भी जो है देखिए ये तो जल्दी जल्दी पास हो जाएंगे कि CIO बनना है या CIO की पोजीशन भी क्रिएट होगी ज़रूर, क्योंकि मिश्रा जी को जगह देनी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ तक मैं समझता हूँ, प्रीपोनमेंट ऑफ द सेंट्रल इलेक्शन एंड वन नेशन वन इलेक्शन की बात शायद मोदी जी रखने वाले हैं। और ऐसा होगा तो बीजेपी को अपार सफलता मिलेगी। इसी के लिए तो ऐसा किया जा रहा है मित्रों, क्यों अपोजिशन की एकता हो ही नहीं पाएगी जब तक। तो मैं यही चर्चा करने आया हूँ मित्रों कि अब देखिए आगे क्या होने वाला है। देखिए जो 18 तारीख से 22 तारीख तक जो 5 दिन का सत्र होगा, शुरू में तो पहले दिन तो मेरे ख्याल से G20 में G20 जो देशों का बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष मीटिंग करके जाएंगे, उसका भी कुछ चर्चा हो सकती है। मोदी उसके बारे में कुछ बता सकते हैं।
कि G20 में क्या हुआ था, वो सब चर्चा हो सकती है। उसको बताना ज़रूरी है ना, देश को पता तो लगे। तो अभी उसी की चर्चा हो सकती है, गणेश पूजा के साथ साथ गणेश पूजा हो विधिवत, और उसके बाद फिर देखिए G20 की चर्चा हो, और फिर भविष्य की बात, जैसे कि मोदी जी कह सकते हैं, या तो यूनिफाइड सिविल कोड नंबर 1 और नंबर 2 यूनिफाइड सिविल कोड प्लस जनसंख्या कानून, नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो मैं जो समझता हूँ 1 नेशन 1 इलेक्शन, शायद ये प्रायोरिटी पर रहे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो 2024 की जगह इलेक्शन, या तो देखिए सारे इलेक्शन जो है प्रदेशों को भी आगे बढ़ा दें एक साथ करने के लिए, यानी सेंटर का इलेक्शन 2024 में हो रहा है तो 2024 में ही सारे प्रदेशों के कर लें एक साथ। पर कुछ प्रदेशों के तो अभी होकर चुके हैं, जहाँ ड्यू नहीं है वहाँ तो सरकारें तोड़ना ठीक बात नहीं होगी, वहाँ के लोग भी नाराज़ होंगे। इसलिए बड़ा मुश्किल तो है कि पूरा कंट्री का इलेक्शन एकदम कराना, सारी विधानसभाओं को ख़त्म करके एक साथ बांधना, ये तो थोड़ा सा अभी तो, लेकिन ये तो हो सकता है कि जहाँ स्टेट में ड्यू हैं उनके साथ ही सेंटर के इलेक्शन, तो कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए अब क्या होता है और आगे ऊँट किस कमर बैठता है। मेरे ख्याल से तो यही होगा, इलेक्शंस थोड़ा सेंट्रल इलेक्शंस बजाय 2024 फरवरी वगैरह में मार्च में होने के बजाय दिसंबर तक ख़त्म हो जाएंगे शायद। तो मित्रों अभी मैं विराम लेता हूँ। नमस्कार।